वही निशांत गुस्से में सीधे दक्ष के पास जाता है और उस लड़की को दक्ष से जबरदस्ती दूर कर देता है। फिर बिना कुछ कहे गुस्से में दक्ष का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए बार के बाहर ले जाने लगता है। दक्ष बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे निशांत, कहाँ ले जा रहे हो तुम? लेकिन निशांत एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो दक्ष को बस खींचता जा रहा था, मानो कोई और देखे तो लगे ये दोनों एक तूफान की तरफ जा रहे हैं। बार के बाहर आकर दक्ष अपना हाथ झटकता है और गुस्से में चीखता है, दिमाग सही जगह पर है तुम्हारा या नहीं? इंसान हूं मैं, कोई सूटकेस नहीं जो यूं घसीटते फिर रहे हो। निशांत की आंखें अब और लाल हो चुकी थी। वो एक तेज सांस लेते हुए दक्ष का हाथ फिर से पकड़ता है, इस बार थोड़ा कम सख्ती से और धीमे स्वर में कहता है, तुम उसे जानते थे, उस लड़की को जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे? दक्ष का चेहरा ठंडा हो जाता है, लेकिन जुबान में अब भी चिंगारी थी। वो एक पल में जवाब देता है, तुम्हारे इन बेवकूफ सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इतना कहकर वो अपना हाथ पूरी ताकत से छुड़ा लेता है और गुस्से में कदम बढ़ाता हुआ कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। इस वक्त निशांत का गुस्सा जैसे काबू से बाहर जा रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठता है। एक बार दक्ष की तरफ देखता है, वो नजर भी जैसे तलवार थी, और फिर तेजी से कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर में उनका मेंशन आ चुका था। दक्ष बिना कुछ बोले कार से उतरता है और निशांत की तरफ देखे बिना अंदर चला जाता है। उसके कदम जैसे जमीन को भी गुस्से में रौंद रहे हों। वही निशांत अपने दोनों हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग पर जोर से मारते हुए चिल्लाता है, ओह, क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों इतना रिएक्ट कर रहा था? उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे खुद को ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जवाब तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर यूं ही बैठने के बाद वो खुद को काबू करता है, गहरी सांस लेता है और फिर कार से उतरकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर की चुप्पी में बदल रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे और वही अंश। रात भर वो सो ही नहीं पाया। करवट दर करवट बस रेयान को ही सोचते हुए वो सुबह तक जागता रहा। उसकी आंखों में नींद की जगह सवाल थे, बेचैनी थी और एक अधूरी खामोशी थी। आंख खुली तो कुछ पल बस छत को देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि इतनी सुबह जागकर आखिर क्या करे। फिर वो धीमे से उठता है, बाथरूम जाकर फ्रेश होता है और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। जहां वो रहता था वो एक शांत सी सोसाइटी थी। वहां के लोग सुबह जल्दी उठकर सामने वाले पार्क में टहलने जाया करते थे। अंश का मन बहुत भारी था, तो वो भी अपने आप को थोड़ा हल्का करने के लिए पार्क की ओर दौड़ लगाने निकल जाता है। वो अपने ही ख्यालों में उलझा दौड़ रहा होता है, तभी पीछे से मलंग, जो मार्केट जा रहा होता है, उसे देख मुस्कुराते हुए पास आता है और कहता है, मैराथन में पार्ट लेना है क्या तुम्हें, जो इतनी सुबह दौड़ लगा रहे हो? मलंग को देख अंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। वो धीमे से हंसते हुए कहता है, तुम भी सुबह सुबह पार्क आते हो दौड़ने? मलंग हंसते हुए कहता है, मैं तो वैसे ही बहुत पतला हूँ, अगर दौड़ने लग गया तो एक दिन गायब ही हो जाऊंगा। अंश उसकी बात पर हंस देता है। फिर दोनों जाकर झूले पर बैठते हैं। सामने सूरज निकल रहा था, नर्म सुनहरी किरणें दोनों के चेहरे पर पड़ रही थीं। अंश उस पल को महसूस करता हुआ कहता है, अब समझ आया कि बड़े लोग क्यों कहते हैं सुबह जल्दी उठकर सनराइज देखना चाहिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना ये। मलंग भी उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाता है। तभी अंश एक झटके में अपना फोन निकालता है, कैमरा खोलता है और सामने से उगते सूरज की तस्वीर लेता है। फिर रेयान के व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करता है, गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड, आई विश चमकता हुआ सूरज के साथ आपका दिन भी उतना ही ब्राइट और हैप्पी रहे। फिर वो तस्वीर के साथ वो मैसेज भेज देता है। दूसरी तरफ रेयान भी उसी वक्त जॉगिंग कर रहा था। तभी फोन में मैसेज की टन की आवाज आती है। वो रुककर अपना फोन निकालता है। अंश का नाम देखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। मैसेज पढ़ता है, तस्वीर देखता है और फिर एक गहरी सांस लेकर फोन वापस अपनी जैकेट की जेब में रखता है। उधर अंश जब देखता है कि मैसेज सीन हो चुका है तो उसके चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान देख मलंग उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है किसी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा है तुमने। अंश इतना खोया हुआ था रेयान के ख्यालों में कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो मलंग के साथ बैठा है। वो बिना सोचे झट से बोल पड़ता है, नहीं, अपने बॉयफ्रेंड को। ये सुनते ही मलंग हैरानी से कहता है, क्या कहा? अपने बॉयफ्रेंड को? अब अंश को जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। वो हड़बड़ाहट में झूठ को संभालता हुआ कहता है, अरे नहीं,
मेरा मतलब था अपने रांची ग्रुप वाले फ्रेंड को जो कॉलेज में थे, उसी को। मलंग थोड़ा हैरान होता है पर ज्यादा कुछ कहे बिना बस ओके कह देता है। फिर दोनों साथ ही मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। तभी अंश को एक चाय की टपरी दिखाई देती है। वो मलंग का हाथ पकड़कर कहता है, चलो ना, चलकर चाय पीते हैं। मलंग भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। दोनों दो गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर देते हैं और धीमे धीमे फूंक कर चाय पीते हुए कुछ पल और बातें करते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही अंश मुड़कर मलंग से कहता है, नाश्ता मेरे घर पर ही करना, बाय। और बिना उसका जवाब सुने वो तेजी से घर का दरवाजा खोल अंदर भाग जाता है। मलंग बस मुस्कुरा कर रह जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। उधर घर के अंदर जन्नत पहले से ही उठ चुकी थी और किचन में खाना बना रही थी। तभी अंश वहां आता है और कहता है, मैं कुछ हेल्प कर दूं? तो जन्नत हंसते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, वरना मम्मा के पास जाकर मेरी शिकायत करेगा कि मैं तुझसे बाल मजदूरी करवाती हूँ। अंश अपने होठों पर पाउट बनाकर कहता है, ठीक है, तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और हाँ, मेरे लिए और मलंग के लिए नाश्ता बना कर रखना। इतना कह वो सीधा अपने रूम चला जाता है। दूसरी तरफ रेयान शावर के नीचे खड़ा था। पानी की बूंदें उसके खुले बदन पर गिर रही थी, लेकिन उसकी सोच वो कहीं और थी। उसे अंश के वो मासूम टच, वो झिझकती नजरें और वो रात की हर एक बात याद आने लगती है। वो आंखें बंद कर लेता है और खुद से कहता है, क्या हो रहा है मुझे? वो तो एक बच्चा है, मुझे उससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? शावर बंद करके वो तौलिया लपेटता है और बाथरूम से बाहर आता है। आईने में खुद को देखता है, उस रात के चोट के निशान को निहारते हुए कहता है, क्या अंश सच में मुझे भूल चुका है, या फिर वो रात को याद ही नहीं करना चाहता? वो इन्हीं ख्यालों में खोया होता है। तभी उसका फोन बजता है। नील का कॉल आता है। रेयान कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ नील, बोलो। नील कहता है, रेयान, परसों तुम्हारी एंगेजमेंट है मिश्का के साथ, तुमने कुछ सोचा है? क्या करने वाले हो? रेयान गहरी आवाज में कहता है, तू फिक्र मत कर नील, मैंने सब प्लान कर लिया है, तू बस टाइम पर पार्टी में आ जाना। कॉल कट करने के बाद नील खुद से कहता है, आई होप रेयान कुछ अच्छा सोच कर रखा हो। फिर वो एक नंबर निकालता है और कॉल करते हुए कहता है, जैसा कहा है वैसा ही करना, और हाँ, उसे कोई शक नहीं होना चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से बस एक जवाब आता है, ओके बॉस। अंश और मलंग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने की कुछ ही देर बाद जन्नत भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर बीत जाता है। वही जन्नत अब तक ऑफिस पहुंच चुकी थी। जैसे ही ऑटो रुका, वो जल्दी से बाहर उतरी, थके हुए से मुस्कान के साथ ड्राइवर को पैसे दिए और लंबी सांस लेकर सामने उस ऊंची इमारत की ओर देखा, जैसे मानो उस इमारत के अंदर उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही हो। फिर वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है और लिफ्ट में खड़ी होकर 6th फ्लोर का बटन दबा देती है। लिफ्ट के शीशे में अपनी हल्की उलझी जुल्फों को ठीक करती वो मन ही मन सोच रही थी, आज कुछ भी हो, सब अच्छा ही होगा। कुछ ही देर में वो अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है। ऑफिस के शांत से माहौल में जन्नत अपनी डेस्क तक जाती है और वहां बैठते ही अपने बैग से एक फाइल निकालती है, जिसे वो सुबह से ही ठीक से संभाले थी। उसे देखकर आहान मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, गुड मॉर्निंग जन्नत। जन्नत उसे देखकर थोड़ी सी राहत महसूस करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओह गुड मॉर्निंग आहान। इतना कहते हुए वो तुरंत फाइल उसकी ओर बढ़ाती है, ये मैंने कुछ डिजाइन बनाए हैं, आप एक बार देख लीजिए, ये ठीक है या नहीं? आहान ओके कहकर फाइल को लेता है और ध्यान से डिजाइन्स को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो जन्नत को हल्की मुस्कान के साथ देखता है और कहता है, डिजाइन अच्छा है, पर यहाँ कुछ बदलाव करने होंगे, देखो ऐसे। वो धीरे धीरे जन्नत को समझाने लगता है कि किन हिस्सों में क्या सुधार किया जा सकता है और कैसे वो इन डिजाइन्स को और बेहतर बना सकती है। उसकी आवाज में समझदारी और मदद का भाव था, जो जन्नत को थोड़ा और आत्मविश्वासी बना देता है। फिर वो कहता है, कबीर सर आते ही होंगे, तुम उनसे जाकर मिल लेना, क्योंकि अब आगे वो ही तुम्हें असिस्ट करेंगे। जन्नत ओके कहती है और फिर अपने काम में लग जाती है। वहीं आहान हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अंश और मलंग कॉलेज पहुंच चुके थे। दोनों कैफेटेरिया में बैठकर चुपचाप अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी तन्वी हमेशा की तरह चंचलता के साथ आती है और दोनों के कंधे पर हाथ रखकर उनके बीच में बैठ जाती है। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था, उनकी खामोशी कुछ कह रही थी, जिसे तन्वी ने तुरंत भांप लिया। वो पाउट बनाकर बोलती है, कितनी फूटी किस्मत है मेरी,
दो हैंडसम लड़के होने के बावजूद मैं अकेली तन्हा बैठी हूँ। उसकी इस बात पर अंश उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, अगर अकेले रहने में प्रॉब्लम होती तो एक बॉयफ्रेंड बना लो। वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल हो, कोई भी मिल जाएगा तुम्हें। उसके इस कहने पर तन्वी के चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है। वो गहराई से अंश की आंखों में देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सच में? कोई भी मिल जाएगा? अंश उसी अंदाज में कहता है, हाँ सच में। तो तन्वी जैसे अपने दिल की बात कह देती है, कोई भी में तो तुम भी तो आते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अंश को ये मजाक लगता है तो वो भी हंसते हुए फ्लटी टोन में कहता है, ऑफ कोर्स बन सकता हूँ, पर अगले जन्म में। इतना कहकर अंश हंसने लगता है, पर तन्वी, उसका दिल जैसे अंदर से कुछ टूट सा गया हो, पर वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए हल्के से अंश के बाजू पर मारकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो। मलंग ये सब चुपचाप देख रहा था। तन्वी के चेहरे की हंसी के पीछे छुपे दर्द को उसने नोटिस किया था। उसे उसकी आंखों में छुपा हुआ सच साफ नजर आया। वो कुछ पूछना चाहता था, पर अंश के सामने चुप ही रह गया। तभी तन्वी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, ठीक है, चलो कुछ ऑर्डर करती हूँ, बहुत भूख लग गई है। वो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देकर वापस आ जाती है और तीनों गप्पे मारने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना आ जाता है और तीनों खाते हुए अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। तभी मलंग के फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वो जल्दी से फोन निकालकर देखता है और एक पल में ही उसके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है। उदासी और हैरानी की मिलीजुली भावना उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अंश उसका एक्सप्रेशन देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, क्या हुआ तुम्हें? इतना कहते हुए अंश उसके फोन की तरफ झांकने लगता है। तभी मलंग फौरन फोन ऑफ कर लेता है और अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाकर कहता है, कुछ भी नहीं है। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और चुपचाप खाने लगा। माहौल थोड़े पल के लिए शांत हो गया था। कुछ देर में तीनों खाना खत्म कर लेते हैं। तन्वी बिल चुकाकर अपनी क्लास की ओर चली जाती है। दोपहर का समय हो चुका था। वही जन्नत अपने डेस्क पर बैठी काम में व्यस्त थी। तभी फ्लोर पर अचानक हलचल मच जाती है। चारों तरफ फुसफुसाहटें और हंसी की आवाजें आने लगती हैं। जन्नत पहले तो नजरअंदाज करती है, पर जब शोर बढ़ता है तो परेशान होकर बोलती है, उफ, इतना किस चीज का शोर हो रहा है? उसके पास बैठी आलिया, जो शुरू से ही बहुत बातें करने वाली लड़की थी, कहती है, ये शोर कबीर सर के आने की वजह से हो रहा है। जन्नत थोड़ा चौंकती है, क्यों? क्या वो रोज ऑफिस नहीं आते? आलिया हंसती है, आते तो हैं, पर फ्लो पर बहुत कम दिखते हैं। ज्यादातर समय अपने केबिन में ही रहते हैं और काम की जरूरत हो तभी बाहर आते हैं। फिर वो थोड़ा तंज में पूछती है, तुम तो उन्हीं के लिए असिस्ट हुई हो, अब तक मिली नहीं उनसे? जन्नत सिर हिलाकर न कहती है। आलिया तुरंत बोलती है, बच के रहना उनसे, मैंने सुना है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें। जन्नत बस ओके कह देती है, पर अब उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठती है। आखिर ये कबीर सिंघानिया है कौन? वो अपनी ये बात आलिया से कहती है तो आलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तो चलो दिखाती हूँ कौन है ये कबीर सर। दोनों अपने डेस्क से उठती हैं और भीड़ में जाकर खड़ी हो जाती हैं। वहां बहुत लोग थे, जिससे जन्नत ठीक से उनका चेहरा देख नहीं पाती। चिड़चिड़ा होकर वो कहती है, रहने दो, वैसे भी कुछ देर में ऑफिशियली मुलाकात हो ही जाएगी। वो जैसे ही पीछे मुड़ने लगती है, आलिया उसे रोकती है, रुक जन्नत। सब हट गए सामने से। जन्नत उत्सुकता में पीछे मुड़ती है और जैसे ही उसका नजर कबीर सिंघानिया पर पड़ती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह चिल्ला उठती है, ये है कबीर सिंघानिया। हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है। जन्नत घबरा कर तुरंत अपने डेस्क की तरफ भाग जाती है। आलिया उसके पीछे आती है और पूछती है, क्या हुआ जन्नत? तुम ऐसे चीखी क्यों? क्या तुम कबीर सर को जानती हो? कबीर सिंघानिया वही आदमी था जिससे जन्नत पिछली दिन टकराई थी, जिसने उसके कपड़ों पर कीचड़ फेंका था। वो सब याद कर जन्नत मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये सारा कांड मेरे ही साथ क्यों होता है? अब अगर इनके सामने गई तो ये बदतमीज मुझे ऑफिस से बाहर ही फेंक देगा। अब मैं क्या करूं? वो इन सब बातों में इतनी खो जाती है कि आलिया उसके चेहरे के पास चुटकी बजाती है, कहाँ खो गई तुम जन्नत? ठीक हो ना? जन्नत घबराई सी कहती है, सॉरी आलिया, मुझे वॉशरूम जाना है, आकर तुमसे बात करती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम चली जाती है। जन्नत वहां इधर उधर टहलती है और बड़बड़ाती है, ओह गॉड, मैं क्या करूं? अगर उसके सामने गई तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगी, और ये मैं होने नहीं देना चाहती, लेकिन ये चेहरा भी नहीं छुपा सकती। किससे बताऊं ये सब? तभी आहान का ख्याल उसके जहन में आता है। हाँ, आहान, उनसे बात करती हूँ।
शायद वो कुछ हेल्प कर सके। पर नहीं, मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो तो हमेशा मेरी मदद करते हैं। वो आईने में खुद को देखती है और मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, कोई मेरा प्लास्टिक सर्जरी कर दो या फिर डोरेमोन का पॉकेट दे दो ताकि पास्ट में जाकर उस इंसिडेंट को डिलीट कर दूं उस खडूस के दिमाग से। लेकिन फिर खुद को समझाते हुए वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जो होगा देखा जाएगा, कभी ना कभी तो उस खडूस को फेस करना ही होगा। वो गहरी सांस लेती है और बाहर निकल जाती है। अब वो वापस अपने डेस्क पर बैठ जाती है। आलिया पूछती है, अब ठीक हो तुम? जन्नत झूठी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ। तभी आहान आता है, तुम अपना डिजाइन कबीर सर को दिखा सकती हो। वो अपने केबिन में हैं। जन्नत का दिल जैसे डूबने लगता है, पर वो खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है। ओके आहान, कबीर सर का केबिन कहाँ है? आहान उसे रास्ता दिखा देता है। वहीं आलिया जब आहान को आहान सर के बजाय सिर्फ आहान कहते सुनती है तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही देर में जन्नत कबीर के केबिन के बाहर खड़ी होती है। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, कल जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और भूल मत जन्नत, तेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कोई तुझे 6 महीने से पहले निकाल नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस के साथ दरवाज़ा नॉक करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। दोबारा कोशिश करती है, फिर भी सन्नाटा। आखिरकार वो थोड़ा डरते हुए दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है, कबीर वहाँ है ही नहीं। वो जैसे ही मुड़ने लगती है, तभी बाहर से किसी की तेज आवाज़ आती है, और ये आवाज़ कबीर की ही थी। जन्नत घबरा जाती है, ये तो कबीर सर की ही आवाज़ लग रही है। और अचानक डर के मारे वो फाइल हाथ में लिए कबीर के टेबल के नीचे छुप जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वही कबीर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और बात करते हुए ही वो तेज कदमों से अंदर आता है। गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा उसके मूड को साफ बयां कर रहा था। वो सीधे जाकर अपने गद्देदार चेयर पर बैठता है और फ़ोन पर चिल्लाते हुए उस आदमी से कहता, कल तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेयान का वो क्या करने वाला है? उसकी आवाज़ में उतावलापन और बेचैनी साफ झलक रही थी। फ़ोन के दूसरे साइड का आदमी भी तुरंत जवाब देता है, ओके बॉस। कबीर गुस्से में फ़ोन को काट देता है और फिर गुस्से से फ़ोन को टेबल पर पटक देता है। उसकी आंखें सुलग रही थी और होंठ भिंचे हुए थे। वह अपने आप से ही कहता है, पता नहीं इस रेयान के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो करने क्या वाला है। वही टेबल के नीचे छुपी बैठी जन्नत कबीर की बातों को सुन रही थी। वो मन ही मन धीरे से कहती है, हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है इस खड़ूस का, पता नहीं इसे बॉस किसने बना दिया। मन ही मन इतना बड़बड़ाकर जन्नत सोच में पड़ जाती है कि अब वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। तभी उसके फ़ोन पर अचानक किसी का कॉल आता है। फ़ोन का रिंगटोन बजते ही टेबल के नीचे से आती आवाज़ सुनकर कबीर चौंक जाता है। वो चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। जन्नत घबराकर अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और हड़बड़ी में कॉल काट देती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में उसका सिर टेबल से टकरा जाता है और दर्द से उसके मुंह से आह निकल पड़ता है। किसी लड़की की आवाज़ सुन कबीर झुककर नीचे देखता है। वही जन्नत समझ जाती है कि अब वो पकड़ी जा चुकी है, तो डरते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, जैसे किसी तूफान से खुद को बचा रही हो। कबीर जब जन्नत को देखता है तो अचानक उसकी आंखों के सामने बीते कल की कुछ धुंधली पर दर्दनाक यादें कौंध जाती हैं। वो पलक झपकते ही एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सख्त हो जाता है और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलकता है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे केबिन में कैसे घुसी? फिर खड़ा होकर बेहद ठंडी आवाज में कहता है, निकलो नीचे से, फास्ट। जन्नत, जिसकी दिल की धड़कनें अब नॉर्मल से दोगुनी रफ्तार से चल रही थी, कबीर की गुस्से भरी आवाज सुन झट से बाहर निकल आती है और डरते डरते उसके सामने खड़ी हो जाती है। कबीर का चेहरा अब और भी सख्त हो चुका था। वो आंखों में अंगारे लिए फिर से चिल्लाता है, तुम मेरे केबिन में बिना परमिशन के कैसे आए और कौन हो तुम? जन्नत गहरी सांस लेते हुए हिम्मत जुटाकर कहती है, मेरा नाम जन्नत है और मैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि कबीर उसे बीच में ही रोक देता है। ओह, तो तुम हो वो लड़की जो न्यू ज्वाइन की हो? फिर गुस्से में उसकी ओर कदम बढ़ाता है और बेहद सख्ती से कहता है, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, तुम दोबारा इस कंपनी के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। कबीर के गुस्से भरे चीख ऑफिस के बाहर तक सुनाई देते हैं। वहीं बाहर खड़े गार्ड्स तुरंत अंदर चले आते हैं। कबीर गार्ड्स की ओर देखकर कोल्ड आवाज में आदेश देता है, बाहर फेंको इस लड़की को। जन्नत एक आखिरी कोशिश करती है और उसके पास जाकर कहती है, लिसन, कल जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी।
पर ये आप भी जानते हो कि गलती मेरी नहीं, आपकी थी। बट स्टिल मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। उसकी आंखों में डर और सच्चाई साफ झलक रही थी। कबीर एक ठंडी सी मुस्कान लाता है और बेहद कटाक्ष में कहता है, ओह थैंक यू सो मच माम, माफ़ी मांगने के लिए और ये याद दिलाने के लिए कि गलती आपकी नहीं, मेरी थी। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फिर गार्ड्स की ओर देखकर गुस्से से बोलता है, तुम दोनों खड़े होकर कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? निकालो इस लड़की को। वही जन्नत उसकी आंखों में झांकते हुए साहस बटोरकर कहती है, सॉरी सर, पर आप मुझे ऐसे ही बिना किसी रीजन के ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और ये आपकी ही कंपनी का रूल है। रूल शब्द सुनते ही कबीर एक जोरदार ठहाका लगाता है। उसकी हंसी में हिकारत थी। कबीर सिंघानिया के लिए कोई रूल इम्पोर्टेंट नहीं होता, और यहाँ का हर रूल मैंने खुद बनाया है, तो इसे चेंज भी मैं ही कर सकता हूँ। जन्नत कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दोनों गार्ड उसका एक एक हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ऑफिस से बाहर ले जाते हैं। जन्नत चीखती रह जाती है, मगर कबीर उसकी एक भी नहीं सुनता। बाहर आकर गार्ड्स उसे जबरन ऑफिस से बाहर छोड़ देते हैं। जन्नत वहीं खड़ी हो हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज भैया, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे आप लोग ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। उसके चेहरे पर बेबसी थी और आंखों में पानी। तभी वहां आहान आता है, जो सब जान चुका था। वो तेजी से जन्नत के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जन्नत चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ पास ही एक कैफे में ले जाता है। दोनों वहां बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। आहान जन्नत को देखते हुए हैरानी से पूछता है, डोंट टेल मी जन्नत, कल जिस बदतमीज आदमी की तुम बात कर रही थी वो कबीर सर थे। जन्नत उदासी से कॉफी का सिप लेते हुए धीरे से सिर हिला देती है। आहान गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी हो। जन्नत कप टेबल पर रखते हुए कहती है, आहान मैं क्या करूं? मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती। इस कंपनी में काम करना मेरा सपना था। आहान उसके दर्द को समझते हुए कहता है, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं कबीर से बात करने की कोशिश करता हूँ। जन्नत डरते हुए कहती है, अगर वो आपको डांटे तो? आहान मुस्कुराकर कहता है, डांटेगा तो सह लूंगा, वैसे भी कबीर मेरा दोस्त है, मुझे उसके डांट से फर्क नहीं पड़ता। जन्नत उसकी बात पर हल्की से मुस्कुरा देती है। दोनों कॉफी खत्म कर साथ ही ऑफिस की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में अंश क्लास में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान प्रोफेसर के लेक्चर में नहीं, कल हुई बातों में अटका था। उसका मन बेचैन था, आंखों में वही स्पर्श तैर रहा था जो रेयान ने दिया था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, 2 मिनट में स्टाफ रूम में आओ रेयान। अंश के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वह मन ही मन मुस्कुराता है। रेयान कॉलेज में है। मलंग और तन्वी से वॉशरूम का बहाना कर वह तेजी से स्टाफ रूम की ओर निकल पड़ता है। वहां रेयान पहले से मौजूद था, खिड़की की ओर पीठ किए खड़ा था। अंश अंदर जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, आपने तो कहा था आज हम नहीं मिलेंगे। आपको तो दादी को लेने एयरपोर्ट जाना था, तो आप यहाँ कैसे? रेयान धीरे से मुड़ता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुमसे मिलने आया हूँ। क्या ये जानकर तुम खुश नहीं हो? अंश शर्माते हुए पास आता है और कहता है, ऐसा नहीं है वो मैं। वो कुछ कह ही रहा होता है कि रेयान उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और डिस्ट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, तो कैसा है गर्लफ्रेंड? अंश घबरा जाता है, उसका मासूम दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो हकलाकर कहता है, रेयान सर, आप क्या कर रहे हो? ये स्टाफ रूम है। रेयान कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, स्टाफ रूम हो या होटल रूम, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो अंश के शर्ट में हाथ डाल देता है। अंश गहरी सांस लेने लगता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। रेयान उसके कान में फुसफुसाता है, तो जूलियट, कल घर जाकर तुमने सेक्स कैसे करते हैं इंटरनेट में सर्च किया था। ये सुनते ही अंश को कल की रात याद आ जाती है। फ्लैशबैक, रात को अंश अपने बेड पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे रेयान की कही बात याद आ जाती है। अंश छत से उठकर फोन में सेक्स सर्च करता है। जब वीडियो खुलता है तो मासूम अंश थोड़ा देखकर ही लाल हो जाता है। वो घबरा कर वीडियो बंद कर देता है और दिल पर हाथ रख कहता है, छी, ये क्या था? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और रेयान सर? वो खुद को एक चपत मारता है और कहता है, बस अंश, ज्यादा मत सोच। वैसे भी रेयान तेरे साथ ये सब कभी नहीं करेंगे। आखिर मैं हूं तो उनका फेक बॉयफ्रेंड ही ना। रात का वो वीडियो याद आते ही अंश का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसके गालों पर इतनी गर्मी फैल जाती है कि मानो उसे बुखार चढ़ गया हो।
वो झटके से रेयान को खुद से दूर करता है और खुद भी कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और वो हकलाते हुए कहने लगता है, नहीं, मैंने कुछ सर्च नहीं किया था और न ही कोई वीडियो देखा हूँ उससे रिलेटेड। लेकिन अंश के चेहरे की मासूमियत और उसकी डगमगाती आवाज़ साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। उसका खुद को बचाने का तरीका बच्चों जैसा मासूम था। रेयान बिना कोई रिएक्शन दिए ठंडे लेकिन तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ता है और धीमे तीखे लहजे में कहता है, मैंने तो किसी वीडियो का जिक्र किया ही नहीं। तो तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो? रेयान को इतने करीब आते देख अंश के होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाता है और कहता है, वो गलती से निकल गया, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। इतना कहते ही उसका पीठ पीछे दीवार से टकरा जाता है। उसका पूरा शरीर दीवार से सट जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी साए से डरकर छुप गया हो। रेयान अब और नजदीक आ चुका था। वो उसके बेहद करीब जाकर धीमे लेकिन चुपते लहजे में कहता है, तो तुमने वीडियो में देख ही लिया होगा कि सेक्स कैसे करते हैं। ये सुनते ही अंश की रूह तक कांप जाती है। वो कुछ जवाब नहीं देता, बस रेयान की आंखों में ऐसे देखता रहता है जैसे कोई मासूम परिंदा शिकारी की आंखों में देखता है। उसके लबों पर सन्नाटा था, पर दिल की धड़कनें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंश को खामोश देख रेयान अपना हाथ धीरे से उसके जीन्स के पास ले जाता है और उसका बेल्ट निकाल देता है। अंश की सांसें और तेज हो जाती हैं, उसके होंठों पर हल्की कंपन होती है। वो गहरी सांस भरते हुए अब भी बस रेयान की आंखों में डूबा था, जैसे कुछ बोलना चाहता हो लेकिन शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। रेयान धीरे धीरे उसकी जिप खोलने लगता है और अंश के होठों के करीब आकर बेहद धीमे आवाज में कहता है, जो वीडियो में तुमने देखा, मुझे वो सब तुम्हारे साथ करना है। अंश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, उसकी पलकों में डर, हिचकिचाहट और एक अनजानी सी जिज्ञासा होती है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही रेयान अपना हाथ उसके अंडरवियर के अंदर घुसा उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। अंश के होठों से हल्की सी सिसकारी निकल जाती है और वह कांपती हुई आवाज में कहता है, रेयान, आप क्या? पर उसका इतना कहना ही था कि रेयान अपने होठों को अंश के होठों पर रख देता है। अब सब कुछ सन हो जाता है। वक्त जैसे थम गया हो। अंश की बोलती बंद हो चुकी थी। वो बिल्कुल शून्य में था। रेयान धीरे धीरे प्यार से उसके निचले होंठ को अपने होठों में भर चूसने लगता है। उसका स्पर्श धीमा था, मगर उसमें एक अलग ही पागलपन छुपा था। अंश बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो भी था वो उसे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। एक नया सा एहसास, एक अजीब सी तलब उसके शरीर और मन में फैल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो भी अपना हाथ रेयान के कंधे पर रख किस में उसका साथ देने लगता है। रेयान को अंश का रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके अंदर का पागलपन और तेज हो जाता है। उसके होठों की हरकतें और तेज हो जाती हैं और वो नॉर्मल किस को पेसोनेट किस में बदल देता है। उसकी सांसें अब अंश के चेहरे पर गर्म हवा की तरह महसूस हो रही थी। किस करते हुए ही रेयान अपना हाथ अंश के जीन्स से बाहर निकालकर उसकी शर्ट का बटन खोलने लगता है। एक एक बटन खुलता जाता है और अंश की सांसें और तेज। जब सारे बटन खुल जाते हैं तो रेयान उससे अलग होता है और अंश के जिस्म से शर्ट को बाहर निकाल देता है। अंश कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। वो अब भी बस रेयान की आंखों में देखे जा रहा था, उस प्यार में डूबता जा रहा था जो शायद जरा सख्त मगर सच था। रेयान फिर से उसके होठों को चूमना शुरू करता है और अपने हाथ अंश के सीने पर ले जाकर उसके सेंसिटिव हिस्से को पकड़कर जोर से पिंच करता है। अंश के मुंह से अचानक दर्द भरी आह निकल जाती है। आह! रेयान अंश की वो तकलीफ सुनता है तो थोड़ा रुकता है। उसकी आंखें अब गहरी हो चली थीं। वो अंश को देखकर कोर लहजे में कहता है, सेक्स करने में बहुत पेन होता है जूलियट, और तुम अभी बच्चे हो, दर्द नहीं सह सकते हो। इतना बोलकर वो उससे दूर हो जाता है। रेयान का यूं अचानक दूर चले जाना अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके सीने से कुछ खींच लिया हो। पर वो खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि वो चाहता क्या है और रेयान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके मन में सवालों की एक भीड़ उमड़ती चली जाती है। अंश अपने शर्ट को पहनता है, जीन्स को ठीक करता है और धीरे से रेयान के पास जाकर मासूम आवाज में कहता है, आप मेरे साथ वो सब क्यों करना चाहते हो? क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? अंश की ये बात सुन रेयान की आंखों में गुस्से की एक लपट उठती है। वो झट से अंश का बाजू कस के पकड़ता है और ठंडी लेकिन कठोर आवाज में कहता है, प्यार और तुमसे औकात क्या है तुम्हारी? भूलो मत, तुम पूरे 1 महीने के लिए मेरे हो,
So I can do anything that I want with you and you can't stop me, my little Juliet. उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि अंश की प्यारी आंखों में दर्द से आंसू भर आते हैं। पर ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उसमें रेयान की बातों की कड़वाहट का जहर भी मिला हुआ था। रेयान उसका बाजू छोड़ देता है और गुस्से में धक्का देते हुए कहता है, कल निशान तुम्हें लेने आ जाएगा। कॉलेज से डायरेक्ट रेडी होकर पार्टी में जाना है और कोई गड़बड़ मत करना वरना बहुत बुरा होगा। ये कहकर रेयान गुस्से में स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। अंश वहीं खड़ा रह जाता है, टूटे हुए दिल के साथ। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू दर्द से नहीं बल्कि उस इंसान के शब्दों की वजह से थे जिसे वो अपने दिल के सबसे कोमल कोने में बसा चुका था। कुछ देर तक अंश बस वहीं खड़ा रोता रहता है, फिर धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकल जाता है और क्लासरूम की तरफ बढ़ता है। वहीं रेयान, जो पीछे वाले रास्ते से आया था ताकि किसी स्टूडेंट को उसके आने का पता न चले, वो अब अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, सिर को पीछे टिकाता है और अपने कहे गए शब्दों को याद करता है। फिर अंश का वो उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसे अपनी कही बातें चुभने लगती हैं। वो खुद से ही गुस्से में कहता है, मुझे ये सब जल्दी ही खत्म करना होगा और खुद को कंट्रोल करना होगा, वरना बार बार मैं अंश को तकलीफ देता रहूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से एक मुक्का मारता है। फिर गहरी सांस लेकर सीट बेल्ट पहनता है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नील का आज कृतिका से मीटिंग थी। उसने उसे उसी रिजॉर्ट में बुलाया था जहां वो अक्सर बिजनेस मीटिंग करता था। थोड़ी ही देर में नील वहां पहुंचता है। कार से बाहर उतरकर वो जैसे ही रिसेप्शन के अंदर जाता है, वहां का मैनेजर मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। गुड इवनिंग सर, कृतिका आ चुकी हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। नील बस हल्के से मुस्कुराते हुए ओके कहता है और मैनेजर के साथ उस जगह चल पड़ता है जहां कृतिका बैठी थी। थोड़ी ही देर में दोनों उस टेबल तक पहुंचते हैं। नील रुककर मैनेजर की ओर देखता है और कठोर आवाज में कहता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए अब। मैनेजर सिर झुकाकर कहता है, ओके सर, और वहां से चला जाता है। कृतिका की नज़र जैसे ही नील पर पड़ती है, वो झट से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। उसने नील के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो कितना बड़ा प्लेबॉय है। नील उसकी घबराहट को देखकर कहता है, तुम खड़ी क्यों हो गई हो, बैठो। कृतिका झिझकते हुए उसकी आंखों से नजरें चुराकर धीरे से बैठ जाती है। वही नील उसकी तरफ देख पूछता है, कुछ लोगी, कॉफी या कुछ स्नैक्स? कृतिका झट से कहती है, नहीं सर, मैं कॉफी ऑलरेडी पी चुकी हूँ। नील हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, दैट्स गुड, तो अब टॉपिक पर आते हैं। कृतिका अब भी डरी हुई थी। उसका पैर कांप रहा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नील उसे गौर से देखता है और फिर कहता है, डोंट वरी, मेरा कुछ गलत करने का इरादा नहीं है। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारी आंखें खोल सकूं। कृतिका थोड़ा रिलैक्स होती है और पूछती है, क्या मतलब है आपका? नील सीधा सवाल करता है, तुम मेरे डैड से शादी क्यों करना चाहती हो? कृतिका हकलाते हुए कहती है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए। नील इस पर जोर से हंस पड़ता है। उसकी हंसी कृतिका को चुभती है। आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? कृतिका उदास होकर पूछती है। नील अब कोल्ड आवाज में कहता है, तुम सिर्फ 20 साल की हो और तुम्हें 65 साल के आदमी से प्यार है। सच में दिमाग खराब हो गया है या कहीं बेचकर आए हो? कृतिका का चेहरा झुक जाता है। वो धीरे से कहती है, मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। नील मोबाइल निकालता है, उसके भाई की फोटो दिखाता है और कहता है, अपने भाई के ब्राइट फ्यूचर के लिए तुम मेरे डैड से शादी करना चाहती हो क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी लेंगे, है ना? कृतिका हक्का बक्का रह जाती है और झट से कहती है, आपको ये सब कैसे पता? वही नील हंसते हुए कहता है, मैं नील ओबरॉय हूँ, मेरे लिए कुछ भी पता लगाना मुश्किल नहीं है। फिर नील थोड़ी नरमी से कहता है, मेरे डैड से शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती करोगी। मेरी मॉम ने बहुत कुछ झेला है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो सब झेलो। कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अगर उन्होंने जान लिया कि मैंने शादी से इनकार किया है तो वो मेरे भाई के साथ कुछ बहुत गलत करेंगे। मैं उसे तकलीफ में नहीं डाल सकती।